हो गया। चलिए आज पॉलिटी में देखते हैं नागरिकता। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2 दिन के बाद नागरिकता देखते हैं और बिंदास तरीक़ा से देखेंगे, एकदम नागरिकता को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से देखेंगे। चलिए सबसे पहली बात, भारतीय संविधान में जो नागरिकता है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11। राइट आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। बताइएगा भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता या दो ही नागरिकता है? हाँ, भारत में एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ठीक ना। बताइएगा भारत में जो एकल नागरिकता है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए राज्यों का पुनर्गठन करवा लिए थे ना हम लोग, ठीक। चलिए अब जो बातें हैं, नागरिकता में जो है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता दिया गया है? 5 प्रकार से। कौन कौन है? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, प्राकृतिक रूप से, ठीक ना, ये सब है नागरिकता का प्रकार। और किसी क्षेत्र को शामिल करने के आधार पे, ठीक ना। तो 5 प्रकार से जो है ना भारत को नागरिकता, मतलब भारतीय जनता को नागरिकता दिया गया है। कितने प्रकार से? या कोई भी विदेशी जो भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो 5 प्रकार से। पहला हो गया कौन सा? जन्म के आधार पर। दूसरा हो गया वंश के आधार पे, फिर हो गया पंजीकरण के आधार पे, फिर हो गया देशीकरण के आधार पे, और फिर एक कहीं कहीं लिखा है प्राकृतिकरण के आधार पर, और किसी क्षेत्र को शामिल करने के आधार पे, ठीक ना। ये सब है नागरिकता के किस प्रकार से नागरिकता दिया गया है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं नागरिकता में कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? याद रखिएगा अनुच्छेद 5 से जो है 8 तक, अनुच्छेद 5 से 8 तक जो नागरिकता देता है 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक जो नागरिकता देता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। तो अनुच्छेद 5 कहता है जो भारत में पैदा हो। अनुच्छेद 5 कहता है जो भी भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 5, ठीक है। या जन्म के समय उसका माता पिता, या तो वो बच्चा खुद भारत में पैदा लिया हो या उसके माता पिता जो है ना भारत में पैदा लिया हो, ठीक ना। जन्म के समय उसका माता पिता भारत के नागरिक हो, ठीक ना। या जो लगातार 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, जो लगातार कितने साल से? 5 साल से भारत में रह रहा हो, ठीक ना। अनुच्छेद 5 क्लियर हो गया। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में, या उसके जन्म के समय उसका माता पिता भारत का नागरिक हो, या 5 साल से वो रह रहा हो, ठीक ना। अब आइए अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले भारत से इंडिया आ गया हो, भारत से पाकिस्तान से इंडिया आ गया हो। पाकिस्तान से कहाँ आ गया हो? इंडिया। पाकिस्तान से कहाँ आ गया हो? इंडिया। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? 26 जनवरी 1950 से पहले पाकिस्तान से जो आदमी पाकिस्तान में है वो सोचा कि आप बंटवारा के बाद जो हमको कहाँ रहना है? हिंदुस्तान में रहना है, ठीक ना। तो 26 जनवरी 1950 से पहले अगर वो पाकिस्तान से कहाँ आ जाए? भारत में, तो भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगा। किस अनुच्छेद के तहत देगा? अनुच्छेद 6। किस अनुच्छेद के तहत देगा? अनुच्छेद 6, ठीक ना। अब आते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है, नहीं कहता है शाम का भूला फिर घर आ गया, ऐसे कहानी नहीं है? हाँ सही। सुबह का भूला शाम को घर आ गया, वही वाला कहानी है। सुबह का भूला शाम को घर आ गया। अगर कोई भी आदमी जो है ना पाकिस्तान चला गया, भारत से कहाँ चला गया हो? पाकिस्तान। अब वहाँ जाने के बाद लगा नहीं हम यहाँ कंफर्ट नहीं है, फिर से हम भारत आना चाहते हैं, तो उसको नागरिकता दिया गया अनुच्छेद 7 से तहत। तो अनुच्छेद 7 के तहत क्या कहता है? भारत से पाक चले गए हो। भारत से कहाँ चले गए हो? पाक। लेकिन फिर पुनः 26 जनवरी 1950 को पहले वो भारत आना चाहता है या भारत आ गया हो। भारत से कहाँ चला गया? पाकिस्तान। भारत से कहाँ चला गया? पाकिस्तान। लेकिन 26 जनवरी 1950 से
पहले वो कहाँ आना चाहता है, भारत आना चाहता है, तो उसको नागरिकता मिलेगा अनुच्छेद 7 के तहत, ठीक ना। अनुच्छेद 6 के तहत किसको मिलेगा, जो पाकिस्तान से भारत आया। अनुच्छेद 7 के तहत भारत से चला गया पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से आया भारत 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले। अब देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है, 6 7 हो गया, 5 खत्म हो गया, जन्म से हो गया। अनुच्छेद 5 मतलब समझ लीजिएगा जन्म से, उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसका माता पिता का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हो, अनुच्छेद 5 के तहत उसको नागरिकता मिलेगा। अब अनुच्छेद 8 समझिए, कोई भी व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो, कोई भी व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो, उसका दादा दादी, नाना नानी, माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो उसको भारत का नागरिकता मिलेगा। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, कोई भी जिसका माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भारत में रह रहा हो, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त है तो उसको भी भारत का नागरिकता मिलेगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 8 के तहत। बात समझे। लेकिन सब में है 26 जनवरी 1950 से पहले, ये सब कब होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 से पहले। कुछ फिल्म, चलिए अब आइए अनुच्छेद 9 और 10 क्या कहता है। अनुच्छेद 9 और 10 नागरिकता की समाप्ति बोलता है। 9 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 10 क्या कहता है, 5 से 8 तक नागरिकता दे रहा है, और 9 10 क्या देगा, नागरिकता छीनेगा, समाप्ति। अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसका समाप्त हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 9, ठीक ना। बात समझे, दूसरे में तो नहीं दिया होगा, ठीक ना। अनुच्छेद 9, अगर दूसरे देश की नागरिकता कोई ग्रहण कर लिया तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 9, ठीक ना। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, संसद के किसी कार्य को, संसद के किसी कार्य को मना किए जाने पर भी उस काम को करता है तो उसकी नागरिकता छीन लिया जाएगा। जैसे समझिए अनुच्छेद 10 को समझिए क्या कहता है। जैसे भारत सरकार बोला, संसद बोला, जो पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति कोई संबंध नहीं रखेगा, लेकिन कोई व्यक्ति चूरे छिपके जो है ना पाकिस्तान से संबंध रख रहा है, बात समझे, तो एंटी नेशनलिज्म उसको देशद्रोही करके जो है ना भारत सरकार उसकी नागरिकता क्या कर सकता है, छीन सकता है। यानी संसद अगर किसी बात को मना कर रहा है फिर भी वो व्यक्ति नहीं मान रहा है तो इस पर वो उसकी नागरिकता छीना जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, 10। बात समझे। आप पता नहीं मेरे बोलेगा भारत सरकार आप अपने दुश्मन देश से कोई भी संबंध मत रखिए, लेकिन चेरी सबके आप सीमा हैदर को भारत ला रहे हैं। बात समझे। चलिए ये बात समझ में आ गया, 9 10 समझ में आ गया ना। 9 अगर 9 क्या कहता है, 9 कहता है अगर कोई दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया, जैसे अक्षय कुमार था, वो दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया तो भारत का नागरिकता उसका समाप्त हो जाएगा। लेकिन 10 क्या कहता है, अगर संसद किसी बात को मना करता है फिर भी उस बात को कहता है, ठीक ना, तो उसकी नागरिकता छीना जा सकता है, ठीक ना। हाँ नहीं वो ऐसा मना ऐसा नियम रहेगा तब ना, बात समझे। चलिए अब आइए अनुच्छेद 11। तो 5 से लेके हम लोग 10 तक पढ़ लिए। अब कहता है अनुच्छेद 11, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद किसे नागरिकता मिलेगा यह तय करेगा भारतीय संसद। अनुच्छेद 11 कहता है 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता किसे मिलेगा यह तय करेगा कौन, संसद तय करेगा। ये हो गया आपका नागरिकता से संबंधित प्रमुख बातें। बात समझे कि नहीं। अब स्पीडी पूछ लें। हम लोग सुरक्षा परिषद तक देख लिए थे, सुरक्षा परिषद तक देख लिए थे ना, विविध में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब देखते हैं तीसरा आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद बताएगा वर्तमान समय में आर्थिक सामाजिक परिषद की संख्या कितनी है। वर्तमान समय में कितनी है, 54 है। वर्तमान समय में कितनी है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 54। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। कितने साल का लूसेंट नहीं लाए हो, 3 साल का होता है। आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, बताइए। ये कैसी संस्था है, अस्थायी या अस्थायी। ये एक अस्थायी संस्था है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष क्या होता है, पद मुक्त होता है। 1/3 सदस्य प्रतिशत पद से हटाया जाता है, ठीक ना। चलिए इसकी बैठक कहाँ होता है, अप्रैल में होता है। साल में 2 बार बैठक होता है, अप्रैल में होता है न्यूयॉर्क में
और जुलाई में होता है जेनेवा में, ठीक ना। अब आइए पौन्यास परिषद, अब आइए पौन्यास परिषद। देखिए न्यास परिषद का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वो अपने देश का शासन स्वयं चला सके। समझिए इसको, पौन्यास परिषद को समझिए, पौन्यास परिषद को, ठीक ना। पौन्यास परिषद का मूल सिद्धांत क्या है? इस समय पिछड़े हुए, अल्प विकसित, आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी को इस योग्य नहीं है कि अपने देश का शासन व्यवस्था स्वयं कर सके। समझिए पौन्यास परिषद में क्या है, अगर कोई देश जो अल्प विकसित है, अगर कोई देश जो अल्प विकसित है अपना शासन व्यवस्था जो है ना अपने से सुचारू रूप से चला नहीं सकता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसको जो है ना आर्थिक सहयोग करेगा, ठीक ना। उसका जिम्मेदारी दिया है पौन्यास परिषद को। किसको दिया है? पौन्यास परिषद को, ठीक ना। जैसे जिन राष्ट्रों को भार सौंपा गया है, पौन्यास परिषद का भार जो सौंपा गया है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन। पौन्यास का भार किन देशों को सौंपा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन, 4 देश को पौन्यास परिषद का भार दिया है। जो जैसे अफ्रीकन कंट्री है जो कि बहुत ही कम विकसित है, आप उसको थोड़ा सा पटली पर लाइए, उसको विकास की धारा में जोड़िए। पौन्यास परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 12। पौन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, ठीक ना। कितने सदस्य हैं? 12। और नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही पौन्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया। लगभग इसका काम समाप्त हो गया। तो पलाऊ कब स्वतंत्र हुआ? 1994 में। कब हुआ? 1994 में। अब आइए सचिवालय। अब इस सभी का जो कार्य देखता है कौन देखेगा? सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटारा करता है। क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कामों का निपटारा कौन करता है? सचिवालय। कौन करता है? और सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। कौन होता है? ठीक ना। और जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। तो महासचिव को कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक ना। और वर्तमान समय में महासचिव कौन है सचिवालय का? एंटोनियो गुतेरस। कौन है? एंटोनियो गुतेरस। कहाँ का है? पुर्तगाल का है। कहाँ का है? पुर्तगाल का है। चलिए, ये हो गया यूएनओ का दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक।